अधिनियम की। तो दोस्तों बीज अधिनियम की बात करें तो बीज अधिनियम बना कब था और लागू कब हुआ? तो दोस्तों 1966 में ये बना था और 1969 में ये लागू हुआ था। दोस्तों आगे बात करें बीज आदेश की, तो बीज आदेश 1983 में लागू हुआ था। दोस्तों बात करें केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। दोस्तों बात करें ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ये स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, ये स्विट्जरलैंड में है, जबकि केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला है ये वाराणसी में है, ये इंडिया की प्रयोगशाला है। दोस्तों RSSC राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, जिसको राजस्थान राज्य बीज निगम भी कहते हैं, इसका हेड ऑफिस हेडक्वार्टर जयपुर में है और ये 1978 में लागू हुआ था, यह बना था। दोस्तों आगे बात करें कि बीज होता क्या है। दोस्तों बीज लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धक भाग है जो फसल को बोने के काम आता है, या हम समझे आसान भाषा में कि किसी भी पेड़ का ऐसा भाग जो नया पौधा उगाने के या दूसरा पौधा उगाने की काबिलियत रखता हो, उसको हम बीज बोलते हैं। और वैसे इसकी डेफिनेशन होती है कोई भी परिपक्व पौधे का बीजांड, कोई भी पौधे का परिपक्व बीजांड जो एक आवरण के द्वारा ढका हुआ रहता है और नया बीज नया पौधा बनाता है, उसको हम सीड कहते हैं। दोस्तों बात करें गन्ना की और आलू की, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से गन्ना होता है, इसमें बीच में ऐसे इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड के बीच में यहाँ पे बड होती है जिसको हम आई बोलते हैं, यहाँ आई या आँख बोलते हैं, और इसी आँख से एक नया पौधा का अंकुरण होता है। इस प्रकार से ग्रो होता है। तो हम क्या करते हैं, इस आई को यहाँ से काट लेते हैं और दूसरे भाग को यहाँ से काट लेते हैं, तो एक ये सीड हो गया, एक ये सीड हो गया। इस प्रकार से हम गन्ने को पूरे तने को ही सीड में बदल देते हैं। इसी प्रकार से आलू में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से आलू होता है, आलू में यहाँ पे आँख होती है, यहाँ पे आँख होती है, जिसको हम बड बोलते हैं या आई बोलते हैं। तो इस आलू को यहाँ से बीच में से काटेंगे तो एक सीड ये हो गया, एक सीड ये हो गया, और पौधा यहाँ से ग्रो करता है इस बड में से। अब दोस्तों आगे हम बात करें उत्तम बीज के गुण। तो बीज स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती हो, ऐसा बीज होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की मिट्टी या जलवायु में अनुकूल हो, उसको हमें उत्तम सीड बोलेंगे। बात करें दोस्तों आनुवांशिक शुद्धता की, तो बीज की उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता 99.9% होनी चाहिए, और बीजों को आनुवांशिक सत्ता ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। दोस्तों बात करें ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है। ग्रो आउट टेस्ट में हम प्लॉट में जब भी जितने भी बीज उगाते हैं उनका हम परीक्षण करते हैं कि कितने बीज सही तरीके से उगे हैं, और उससे हमें पता चलता है कि बीज की आनुवांशिक सत्ता कितनी है। दोस्तों बीज की भौतिक क्षमता या भौतिक शुद्धता की बात करें तो 98% होनी चाहिए। और अन्य क्या होता है, इसमें जो अशुद्धता होती है वो खरपतवार के बीज हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, या इसके अलावा दूसरी वेराइटी के लिए दूसरी किस्म, अगर कोई दूसरी किस्म हो उस किस्म के जो बीज हैं वो भी मिल जाए तो भी उसको हमें भौतिक अशुद्धता बोलते हैं। तो ये भौतिक अशुद्धता होती है वो 2% तक मान्य है या परमिजिबल है, 98% तो शुद्ध ही होना चाहिए। दोस्तों आगे बात करें शुद्धता प्रतिशत की, तो दोस्तों शुद्धता प्रतिशत कैसे मापते हैं। तो दोस्तों शुद्धता प्रतिशत नापने के लिए यहाँ पे हम जितने बोए हैं उतने कुल बीज आ जाएगा, यहाँ पे कुल बीज आ गया, यहाँ पे अंकुरित बीज आएंगे, ओनली जितने अंकुरित हुए बीज आ जाएंगे, और यहाँ पे इंटू 100 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमें अंकुरित प्रतिशतता ज्ञात करने का। अंकुरित हुए बीज ऊपर आ जाएंगे, कुल बीज नीचे आ जाएंगे, और इंटू 100 आ जाएगा, तो इससे हमें पता चलेगा अंकुरित प्रतिशतता। तो दोस्तों अब हम बात करें बीज अंकुरित क्षमता 60 से 90% के बीच होती है, मतलब
100 बीज उगाएंगे, उसमें कुछ फसलों के 60 बीज अंकुरित होंगे, जबकि कुछ फसलों के 90 बीज अंकुरित होंगे। तो 60 से 90% अंकुरण क्षमता होती है। दोस्तों, अंकुरित क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो होता है तापमान, एक होती है नमी, और दोस्तों इसके अलावा एक होती है वायु। वायु भी इसको प्रभावित करती है। भूमि में कितनी वायु है वह इससे प्रभावित करती है। इसलिए मिट्टी के पोर स्पेस या रंध्र अवकाश अधिक होने चाहिए, वह उपयुक्त रहते हैं। दोस्तों, अंकुरण ज्ञात करने के लिए जो नमूने होते हैं उसमें बीज की संख्या ISTA ने 40 बताई है भाई, कम से कम 40 होनी चाहिए। इंडियन सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, उसने 40 बताए हैं सीड एक लोट में होने चाहिए। जबकि राष्ट्रीय बीज निगम NSSC नेशनल सीड एसोसिएशन, दोस्तों यहाँ पे NSSC आएगा, नेशनल सीड NSC, दोस्तों NSC आएगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग गलत हो रखी है, इसको बोलते हैं NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसने बताया है कि बीज सीड होने चाहिए, राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। यहाँ पे दोस्तों ये प्रिंटिंग है, यहाँ पे NSC है, NSC है, इसको ठीक कर लेना, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी NSC की। और इसने बताया कि 200 सीड होने चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करें फसलों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता। तो दोस्तों हाईएस्ट होती है मक्का की, सबसे हाईएस्ट होती है मक्का की 90% अंकुरण क्षमता, ये होती है हाईएस्ट। और सबसे लिस्ट होती है गाजर की, सबसे लास्ट में सबसे कम होती है गाजर की। दोस्तों बात करें गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों की, तो इसकी होती है 85%। दोस्तों चावल, अलसी, कुसुम, तिल की बात करें तो इसकी होती है 80%। और मक्का की बात करें तो हाईएस्ट होती है 90%। और उड़द, मसूर, मटर, मोठ, चावला, बाजरा, अरहर, मूंगफली, अरंडी और सूरजमुखी, इसकी होती है 75%। मेथी, टमाटर, सोयाबीन, गंवार की 70% होती है। और कपास, भिंडी की 65% होती है। गाजर, पालक, मिर्च और कद्दू वर्गीय की 60% होती है। लेकिन ज़्यादातर गाजर ऑप्शन में आता है। क्वेश्चन में बहुत बार दोस्तों ये पूछा गया है कि सबसे कम अंकुरण क्षमता कौन सी फसल की होती है, और इसमें ज़्यादातर गाजर ही ऑप्शन में आता है, गाजर ऑप्शन में आता है। तो गाजर का खास तौर से ध्यान रखना। अब दोस्तों आगे बात करें बीज का वास्तविक उपयोगिता मान या रियल वैल्यू। दोस्तों रियल वैल्यू किसी भी फसल की कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे शुद्धता इंटू अंकुरण क्षमता इंटू 100, इस प्रकार से हम इसकी रियल वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों वास्तविक मान अच्छे बीज का 70% होना चाहिए, या रियल वैल्यू 70% से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बात करें तो बीजों में नमी की मात्रा। दोस्तों बात करें गेहूं, जौ, बाजरा या धान्य फसलें हैं, उसकी 12% नमी की मात्रा होती है। दलहनी, बरसीम, कपास, अरहर में 10% होती है। और बात करें सरसों या तिलहन की, तो इसमें 6 से 8% होती है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सी एग्जामों में पूछा भी गया है, मूंगफली का। दोस्तों मूंगफली तिलहनी फसलों में भी आती है, और मूंगफली में होता है 5 से 7%, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर 5% ही आता है। बहुत से स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि सरसों या तिलहनी में 6 से 8% बताया गया है, तो लोग स्टूडेंट 7 करके आ जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर 5 और 7 दोनों आ जाए तो आपको ऑप्शन में 5 करके आना है, 5 ही सही होगा, 7 सही नहीं होगा। अगर 5 से 7 आ जाए तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन
अगर ऑप्शन में ओनली 5 आए तो 5 ही करके आना है। अब दोस्तों आगे बात करें बीज की जीवन की क्षमता या वेबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों वेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बीज की उपस्थिति भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे उसकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है, जिसे हम टेट्राजोलियम परीक्षण से ज्ञात करते हैं। इसको दोस्तों टीजेड टेस्ट या टी टेस्ट भी बोलते हैं, टीजेड टेस्ट या टी टेस्ट भी बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों टेट्राजोलियम, अब हमसे टेट्राजोलियम क्लोराइड काम में लेते हैं 1% टेट्राजोलियम क्लोराइड काम में लेते हैं, इसलिए इसको टीजेड या टी टेस्ट भी बोलते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, इसमें 24 घंटे इसके गोल में डुबो के रखते हैं और कोई भी सीड होता है उसका अगर कोई टिश्यू डेड है या मरा हुआ है तो वह रेड कलर का हो जाता है या थोड़ा पिंक कलर का हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सीड अब काम का नहीं है। और दोस्तों इसको टी टेस्ट या जैविक टेस्ट भी कहते हैं, टी टेस्ट या जैविक टेस्ट भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करें बीजों के प्रकार की, तो मूल केंद्रक बीज। दोस्तों वैसे इंडिया में हम आधार बीज को इग्नोर कर देते हैं, आधार बीज को हम नहीं गिनते, लेकिन वैसे अगर पढ़ाई करेंगे तो चारों ऑप्शन में आएगा तो हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर इसको नहीं पूछा जाता है। दोस्तों बात करें मूल केंद्रक बीज की या न्यूक्लियस सीड की, तो दोस्तों ये सीड होता है वह पहला सीड होता है जिससे सीड की शुरुआत होती है या प्रजनक सीड को तैयार करना शुरू करता है। तो जो पहला सीड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सीड। तो यह है बहुत कम संख्या में और अति बहुत सुरक्षा रूप से इसको उगाया जाता है और यह पादप प्रजनक द्वारा प्रत्येक तैयार किया जाता है। इसमें आनुवांशिक शुद्धता व भौतिक शुद्धता 100% होती है और इसका उत्पादन प्रजनक की देखरेख में होता है। जो प्रजनक होता है उसकी देखरेख में ही इसका उत्पादन होता है और इस पे जो टैग होता है वह बफ कलर का होता है। दोस्तों टैग क्या होता है, जो एक थैला होता है या बैग होता है जिसमें सीड होते हैं, उस सीड के ऊपर इसकी लॉट संख्या, नोट रजिस्ट्रेशन संख्या ये यहाँ पे लिखी होती है। तो इस जो टैग होता है उसका जो कलर होता है उससे हमें पता चलता है कि ये सीड कौन सा है, उसको हम बोलते हैं टैग। अब दोस्तों बात करें प्रजनक बीज की, तो दोस्तों ब्रीडर सीड क्या होता है। दोस्तों ब्रीडर सीड होता है यह बीज पादप प्रजनक या किसी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है और यह न्यूक्लियस सीड की संतान होती है। पहले न्यूक्लियस सीड बनता है, उस न्यूक्लियस सीड से ही ब्रीडर सीड तैयार होता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है और इसका उपयोग आधार बीज उत्पादन में किया जाता है और इस पे जो टैग होता है वह सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। अब दोस्तों बात करें आधार बीज की, दोस्तों आधार बीज में हम इसको फाउंडेशन सीड या मदर सीड भी बोलते हैं। प्रजनक बीज द्वारा जो बीज तैयार किया जाता है उसे हम आधार बीज कहते हैं। प्रजनक बीज से आधार बीज, दोस्तों न्यूक्लियस सीड से प्रजनक बीज तैयार होता है, ब्रीडर सीड तैयार होता है, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड तैयार होता है और फाउंडेशन सीड से या मदर सीड से सर्टिफाइड सीड तैयार होता है। इस प्रकार से ये एक सर्कल होता है, पहले एक तैयार हो गया, फिर उसके बाद में दूसरा प्रजनक बीज तैयार हो गया, उसके बाद में तीसरा आधार बीज तैयार हो गया, उसके बाद में 14 प्रमाणित बीज तैयार हो गया। इस प्रकार से इससे ये तैयार हो जाता है और इससे ये तैयार होता है और फिर आधार बीज से ये प्रमाणित बीज तैयार होता है। इस प्रकार से ये एक सर्किल में प्रोसेस चलती रहती है। कई जगह पे जो फाउंडेशन सीड है, मदर सीड है, इसको इग्नोर कर देते हैं। इन तीन में ही ये पूरी प्रोसेस चलती है। अब दोस्तों बात करें प्रमाणित बीज की, तो प्रमाणित बीज की भी क्या होता है दोस्तों, आधार बीज की जो आनुवांशिक शुद्धता है वह 100% होती है और भौतिक शुद्धता इसकी 98% होती है। इस पर जो टैग होता है वह सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद कलर का जो बैग होता है उस पर टैग लगा होता है वह सफ़ेद कलर का होता है। दोस्तों अब बात करें प्रमाणित बीज की या सर्टिफाइड सीड की, तो आधार बीज से सर्टिफाइड सीड तैयार होता है या प्रमाणित बीज तैयार होता है। दोस्तों मैंने बताया एक सर्किल में होता है जो ये आधार बीज से प्रमाणित बीज बनता है। इसका उत्पादन किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है, भौतिक शुद्धता 98%
होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा जाता है दोस्तों, कि प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड पे जो टैग होता है वह किस कलर का होता है दोस्तों नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि प्रमाणित बीज पे या सर्टिफाइड सीड पे जो टैग लगा होता है बैग पे वह कौन से कलर का होता है। तो दोस्तों वह ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। अब दोस्तों बात करें बीज की उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। दोस्तों मूल केंद्रक बीज होता है, उस मूल केंद्रक बीज से मैंने बताया आपको कि प्रजनक बीज बनता है, प्रजनक बीज से आधार बीज बनता है, आधार बीज से प्रमाणित बीज बनता है। ये एक सर्किल में चलता रहता है। जैसे मूल केंद्रक बीज बना, उसके बाद में उससे प्रजनक बीज बना, उससे फिर आधार बीज बना और आधार बीज से प्रमाणित बीज बना। इस प्रकार से एक सर्किल के रूप में चल जाता है। अब बात करें दोस्तों न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक। अब दोस्तों क्या होता है, जो गेहूं, जौ, धान, जई, चवला, मूंग, उड़द, अलसी, चना, टमाटर, मटर, गंवार, मेथी, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, ज्वार और कपास, इनमें भौतिक शुद्धता 98% होती है। और बात करें सरसों, तिल, प्याज, सोयाबीन की तो 97% इसकी भौतिक शुद्धता होती है। और मूंगफली की होती है 96%। अब दोस्तों बात करें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी। दोस्तों प्रमाणित बीज में जब हम प्रमाणित बीज को उगाते हैं तो उस प्रमाणित बीज में एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट के बीच में जो जगह होती है, डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं पृथक्करण दूरी। इससे क्या होता है, इसमें जो संदूषित होने का जो डर होता है, एक दूसरे के बीच में क्रॉस होने का डर होता है, वह कम हो जाता है। दोस्तों परपरागित फसलों में और स्वपरागित फसलों में इसका जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, वह अलग अलग होता है। स्वपरागित में यह डिस्टेंस कम होता है दोस्तों, जबकि परपरागित में यह ज़्यादा होता है। जैसे कि हम बात करें जौ, गेहूँ, चावल, जई, मूंगफली, सोयाबीन, ये स्वपरागित होती है तो इसमें डिस्टेंस 3 मीटर का होता है, चाहे प्रमाणित बीज हो या फिर आधार बीज हो। आधार बीज में और प्रमाणित बीज में दोनों में ही 3-3 मीटर का होता है। दोस्तों बात करें मैसूर, मूंग, उड़द, मटर, तो इसमें 20 और 10 का होता है। ज्वार, चवला, अलसी और इसकी बात करें तो इनमें 50-50 और 25 होता है। और कपास की बात करें तो 50 और 30 होता है। अब दोस्तों आगे हम बात करें बाजरा की। तो दोस्तों बाजरा में संकर बाजरा की जो होती है डिस्टेंस वह 1000 होती है, सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम है उसको हम खास तौर से ध्यान रखेंगे। जैसे संकर बाजरा का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि संकर बाजरा में पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो दोस्तों 1000 रखते हैं। ये होते हैं फाउंडेशन सीड में। दोस्तों बात करें सर्टिफाइड सीड की तो ये 20 ही होता है, जैसे कि सिंपल बाजरे में या साधारण बाजरे में होता है। ये बाजरा है, इसमें यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 200 है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इसमें भी 200 है, इसमें भी 200 है। जबकि बात करें फाउंडेशन सीड की तो फाउंडेशन सीड में संकर बाजरा में 1000 की दूरी रखते हैं, जबकि साधारण बाजरे में हम 400 मीटर की दूरी रखते हैं। इसी प्रकार की दोस्तों बात करें मक्का, संकर मक्का में 400 और 200, और सरसों की बात करें 400 और 200। दोस्तों चना की बात करें तो चना में 10 और 5, और अगर ज्वार की बात करें ज्वार में 30 और 100। दोस्तों ये कंफ्यूज मत होना, जो ये टेबल दी हुई है इस टेबल का मतलब है ये सर्टिफाइड सीड है। सर्टिफाइड सीड जो किसानों को प्राप्त होता है इसके बाद में, अगर ये सीड तैयार हुआ सर्टिफाइड या प्रमाणित सीड, ये सीधा किसानों को प्राप्त होता है। लेकिन इससे पहले जो सीड हम उगाते हैं उसमें जो डिस्टेंस होता है वो ये रखते हैं। अगर ये डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, इसके बाद में हम प्रमाणित सीड को उगाते हैं और इसमें ये डिस्टेंस है, इसको हम मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना है कि संकर बाजरा में पहले हम उगाएंगे, उसमें 1000 मीटर की डिस्टेंस होगी, उसके बाद में हम प्रमाणित बीज उगाएंगे, उसमें 200 मीटर का हम डिस्टेंस रखेंगे। अब दोस्तों आगे हम बात करें डोरमेंसी की या सुसुप्तावस्था की। दोस्तों सुसुप्तावस्था क्या होती है? कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है बीज की जिसकी वजह से विपरीत कंडीशन हो या फिर और कोई फिजिकल फिनोमिना, जिससे क्या होता है सीड ग्रो नहीं हो पाता है कुछ समय के लिए, उसको एक लंबे टेम्परेचर की और एक पीरियड की ज़रूरत होती है, समय की ज़रूरत होती है, जिससे वो
ग्रो कर पाएगा। तो जिस समय में वो ग्रो नहीं कर पाता है और जिस टेम्परेचर में वो रहता है उसको हम बोलते हैं सुषुप्त अवस्था या डोरमेंसी। जीवित बीजों के अंकुरण की आवश्यक सभी दशाएं उपलब्ध होने के बावजूद वह उग नहीं पाता, उसे सुषुप्त अवस्था कहते हैं। और सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के उपाय, तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है खुरचना या स्केरिफिकेशन। दोस्तों ये सीड है, इस सीड के ऊपर ये एक कठोर आवरण होता है, इस वजह से कई सीड ग्रो नहीं कर पाते, उग नहीं पाते। तो इस आवरण को हम खुरच के तोड़ देते हैं, यहाँ से इसको तोड़ देते हैं और ये ग्रो कर पाएगा आसानी से, तो इसको बोलते हैं खुरचना। दोस्तों बात करें स्टेरिफिकेशन, निम्न तापमान पर रखने पर, तो -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 24 घंटे तक हम उसको रखेंगे सीड को, तो वहाँ पे इसकी सुषुप्त अवस्था खत्म हो जाएगी और बीज आसानी से ग्रो कर पाएगा। दोस्तों आगे बात करें रासायनिक उपचार की, तो रासायनिक उपचार में क्या करता है, या तो हम पोटेशियम नाइट्रेट काम में लेते हैं 0.2%, इसके घोल में सीड को उगाएंगे, डुबोएंगे। या बात करें GA3 की, ये एक हार्मोन होता है GA3, तो GA3 में काम में लेते हैं। या फिर थायोयूरिया 0.5%, तो ये 3 हम काम में ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें आलू की, तो आलू की सुषुप्त अवस्था इन तीनों के द्वारा ही तोड़ी जा सकती है और ये तीनों ही काम में लेते हैं, चाहे वह पोटेशियम नाइट्रेट हो, चाहे वह GA3 हो, या फिर हो थायोयूरिया, इन तीनों को ही हम आलू में सुषुप्त अवस्था तोड़ने में काम में लेते हैं। दोस्तों आगे बात करें आलू की सुषुप्त अवस्था के लिए तीनों को काम में लेते हैं। अब बात करें दोस्तों परीक्षण भार या टेस्ट वेट क्या होता है और बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों बात करें बाजरा जैसे छोटे बीज वाली, जैसे बाजरा का सीड छोटे आकार का होता है और छोटे वजन का होता है। तो छोटे बीजों वाली फसलों को 1000 दानों के वजन को हम परीक्षण भार कहते हैं और 100 दानों के वजन को हम सीड इंडेक्स कहते हैं। तो बाजरा जैसे छोटे बीज वाली फसलों को हम नापते हैं सीड टेस्ट वेट में, परीक्षण भार में, जबकि मोटे अनाज जैसे कि मक्का हुआ, तो मक्का का बीज मोटा होता है और अधिक भार का होता है, तो इसको हम क्या करते हैं 100 दानों के वजन को ही हम तोलते हैं। तो मोटे दानों के जो फसलें होती है उसको बीज सूचकांक या 100 दानों के वजन को बीज सूचकांक बोलते हैं, उसमें हम नापते हैं, जबकि परीक्षण भार करते हैं छोटे बीजों वाली फसलों का। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।